नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। एजेंसियों की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के फोन से कई सुराग जांच एजेंसियों को मिले हैं। मौलवी इरफान को लेकर पर्दाफाश हुआ है कि मुजम्मिल के जरिए इरफान AGUH जैश के संपर्क में आया और मौलवी इरफान घाटी में स्लीपर सेल की तरह काम करता था। ये निकलकर भी सामने आया है। इरफान ने बाकी डॉक्टर्स को साजिश के लिए तैयार किया। शाहीन और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा सामने आया है। मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 वीडियो मौजूद हैं। जांच में ISIS आतंकियों से चैट भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजम्मिल के फोन से धार्मिक स्थलों के वीडियो भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, यानी साफ तौर पर कई धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की प्लानिंग इनकी ओर से की जा रही थी और जांच एजेंसियों की ओर से जो जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है, कई बड़े खुलासे इसमें अब तक हो चुके हैं। और ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर तमाम डॉक्टर्स के पास जो मोबाइल फोन मिले हैं, उसमें भी कई सारे सुराग जांच एजेंसियों को मिले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार मंत्रालयों के बंटवारे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां आज बताया जा रहा है कि बिहार में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। मंत्रिमंडल में सामाजिक से लेकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है उसका बंटवारा होना है। गृह विभाग CM नीतीश के पास रह सकता है, क्योंकि अब तक CM नीतीश कुमार जो है गृह विभाग अपने पास ही रखते आए हैं। तो वैसे में एक बार फिर से जब उन्होंने CM पद की शपथ ली है, तो वो विभाग जो है वो अपने पास ही रखेंगे, इसकी आशंका है। स्पीकर का पद BJP को मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां बीते दिन शक्ति प्रदर्शन आपने देखा किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और ऐसे में उस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए अपनी शक्ति NDA की ओर से प्रदर्शित की गई जीत का गमछा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज मंत्रिमंडल का बंटवारा होना है। गृह विभाग अब तक CM नीतीश के पास ही रहा है, तो सूत्रों के हवाले से खबर यही कि वो ये विभाग जो अभी भी अपने पास रखेंगे। तो वहीं स्पीकर पद को लेकर संशय बना हुआ है कि BJP को ये पद मिल सकता है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर एक खबर है। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। रिजिजू ने भी सभी फ्लोर दलों के नेताओं को पत्र इसके मद्देनजर लिखा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 30 नवंबर को 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी। और ऐसे में इस सर्वदलीय बैठक के जरिए अनुरोध किया जाएगा विपक्ष से कि पूरा जो सत्र है उसे शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए, व्यवस्थित ढंग से चलने दिया जाए। क्योंकि अब तक हमने जो सत्र देखे हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बार बार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर होता है, ऐसे में पूरा सत्र जो है इसमें खराब हो जाता है। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई है। सभी को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। तो रिजिजू ने सभी फ्लोर दलों के नेताओं को इस बारे में जानकारी दे दी है। बढ़ेंगे आगे। राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती है। नगर पालिका भी उन्हें इस मंजूरी के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। पेश हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मंजूरी नहीं दे सकती।
प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि अगर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है तो ये संघवाद के हित के खिलाफ होगा। One thing which is very clear is that withholding unendingly is not an option before a governor anymore. Withholding is considered to be an option for a really long time, was considered to be an option. Today the option is to give it back, to send it back for advice, because obviously the decision of the governor according to the constitution bench is marked by the decision of the council of ministers, and it's after consultation that it's sent to the governor. The governor can't be an island of power where he sits down and keeps waiting for a really long time. संवैधानिक पीठ ने आगे कहा कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखने की असीमित शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि राज्यपालों के पास 3 विकल्प हैं, या तो वो विधेयकों को मंजूरी दें या पुनर्विचार के लिए भेजें या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजें। कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल को बिना उचित प्रक्रिया के बिल रोकने की इजाजत देने से राज्य विधानसभाएं कमजोर होंगी। Basically, the fourth option, which was considered to be one of the options before the governor, which is to wait unendingly, make everybody wait unendingly, make the constitutional process wait unendingly, that bills may not become act if the governor decides to wait. That option is no longer there. That's the takeaway from this judgment, according to me. सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस सवाल के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या कोई संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती है। राष्ट्रपति ने ये कदम तमिलनाडु सरकार के पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद उठाया था। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, HNN की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। छात्र के खुदकुशी मामले में एक्शन यहां पर हुआ है। बताया जा रहा है मामले में प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को सस्पेंड किया गया है और छात्र के सुसाइड नोट में 4 के नाम जो है वो दर्ज थे और इसी के मद्देनजर ये एक्शन यहां पर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मृतक की अंतिम इच्छा पर यह कार्रवाई हुई है। मामले में दिल्ली सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी और आज छात्र और अभिभावक विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार जो है न्याय की मांग यहां पर की जा रही है। हालांकि अब जो है जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो ऐसे में अब कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मामले में दिल्ली सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है और जिस तरीके से पूरा मामला रहा वो भी आपको बता देते हैं कि छात्र की ओर से मेट्रो स्टेशन से कूदकर जो है सुसाइड कर लिया गया और ऐसे में जो बैग छात्र के पास से मिला उसमें एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में कई सारी बातों का खुलासा हुआ कि कैसे उसको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित स्कूल के अंदर किया जा रहा था। तमाम शिक्षकों का नाम भी उसमें लिखा गया कि किस तरीके से इन शिक्षकों की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे में जब ये बातें सामने आई तो अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुंगेली में सट्टा मामले पर बड़ा फैसला देते हुए सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के बैंक खातों में 3,20,790 रुपए के संदिग्ध लेन देन गवाह के बयान और आरोप के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य माना। आरोपी अब भी फरार है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 1,000 रुपए इनाम घोषित किया है। तो मुंगेली कोर्ट ने आरोपी पर शिकंजा यहां पर कसा है और संदिग्ध लेन देन और बयान इसमें सबूत बने हैं। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में केंद्र सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति कर दी है। IAS मनोज जोशी को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का सचिव बनाया गया है, जबकि IAS वी विद्यावती को डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जिम्मा मिला है। IAS नीरज मित्तल अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव होंगे। IAS अमित अग्रवाल को दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। IAS सुनील पालीवाल को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि IAS श्रीवत्स कृष्ण को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। IAS आतिश चंद्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD बनाया गया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। और इस बीच लखनऊ आपको ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे हैं। न्यायाधीश के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो पहुंचे हैं और ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी वहां पर है और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बैठे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें हैं। बढ़ेंगे आगे। नई दिल्ली में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी स्टॉल बनाए हैं। ये प्रदर्शित ऑर्गेनिक दालें और हाथों से बने हुए सामान लोगों को खासा पसंद आ रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में चल रहे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लखपति दीदियों की धूम है। मेले के पहले 5 व्यावसायिक दिन में स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को लाखों रुपए के ऑर्डर मिले हैं। लखपति दीदियां ग्रामीण भारत के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला लेकर आई हैं। इन्हें हथकरघा से बने कपड़े, हस्तशिल्प, घरेलू सजावट, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन, मसाले, जैविक दालें, शहद, बाजरा आधारित स्नैक्स और क्षेत्रीय पकवान जैसे उत्पाद शामिल हैं। मैंने 2016 में 100 रुपए से स्टार्टिंग की थी। समूह की भी बचत भी 100 रुपए थी हमारी, और जो है 100 रुपए से ही हमने फूड का बिजनेस शुरू किया था। आज हम लाखों में कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास। हम बाजरे के, ज्वार के, रागी के, इस तरह के लड्डू, नमकीन, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और काफी प्रोडक्ट मिलेट्स में हम बना रहे हैं, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ा है और महिलाओं को काम मिला है। पहले महिलाओं के पास पैसा नहीं होता था, परिवार से पैसा मांगना पड़ता था। आज वो खुद आत्मनिर्भर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और जो है पशुपालन में भी काम कर रही हैं, खेतीबाड़ी में भी काम कर रही हैं। उद्यमी महिलाओं का कहना है कि लखपति दीदी जैसी योजनाओं और सरस आजीविका मेला जैसे मंचों से उन्हें आर्थिक आजादी और खुले फैसले लेने का आत्मविश्वास मिला है। मैं पिछले 16 महीने से सखी मंडल में जुड़ी हुई हूँ और 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि हमें इसमें मेला भी मिलता है, लोन भी मिलती है। अगर हम इसमें लोन लेते हैं और इसमें कोई कारोबार शुरू करते हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए मुझे लोन भी मिला और मैंने छोटा सा अपना कारोबार भी किया है और आज मैं यहाँ स्टॉल पे आई हूँ और मेरा 1 लाख का व्यापार भी हो चुका है 4 दिन में। अभी मैं सेकंड में आई हूँ। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, जितना मुझे 1 साल में जो जानने को मिला है, पर नरेंद्र मोदी ने भी हमारी महिलाओं के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। मैंने यहाँ अजरकपुर में साड़ी, शॉर्ट शॉल, दुपट्टे, सूट सब वगैरह वगैरह। और क्योंकि अब वो खुद पैसा कमाती है तो एक फ्रीडम होती है कि खुद के डिसीजन खुद ले पाना। क्या वो भी परिवर्तन आप देख? डेफिनेटली मैम, हम लोग 57 लाख का मशीन लिया है, तो ये तो कॉन्फिडेंस हमारे में आया जब हम लखपति दीदी, मतलब जब से हम पहले तो समूह में गए, अपना खुद का सेविंग करते थे। अभी हम लोग लोन ले रहे हैं तो डर नहीं लगता है। अभी इतना बड़ा हमने लोन लिया है तो हमें पता है, हम लोग को मार्केट दे रहे हैं गवर्नमेंट, हम लोग को जगह जगह पे। अच्छा, अभी यहाँ पे हम ऐसे तो नहीं आ सकते, गवर्नमेंट ने हम लोग के साथ एक सर भी भेजे कि पूरा प्रोटेक्ट है हम लोग को डर नहीं है। घर वाले लोग को भी डर नहीं लगता है कि यहाँ इतना दूर लेडीज को भेजना है, तो वो है। व्यावसायिक दिनों के ऑर्डर पहले ही लाखों में पहुंच चुके हैं। कई महिला उद्यमियों को कहना है कि वे लखपति टैग से आगे का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। उन्हें अगले मेले में करोड़पति दीदी के रूप में लौटने की उम्मीद है। अभी जो डे चल रहे हैं, बिजनेस डे चल रहे हैं, तो उसमें हमें बल्क ऑर्डर, और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक की मेरी सेल 6 लाख से ऊपर हो चुकी है 4 दिन के अंदर। और उसमें जो वो लोग हमें बल्क ऑर्डर भी दे रहे हैं, कुछ लोग हमें कस्टमाइज तरीके से भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनको हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके लिए मैं सब पूरी टीम का धन्यवाद करूंगी, ऑडियंस जो हमारे कस्टमर हैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। मैं ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं से करोड़पति बन जाऊं। मतलब इतना अच्छा यहाँ पर चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करी है, हर फेसबुक के जरिए, मीडिया के जरिए इतना प्रमोट करी है कि लोग देख कर हमारे स्टॉलों में आ रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आयोजित सरस आजीविका मेले जैसे मंच स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पाद बेचने, खरीदारों से जुड़ने और लंबे समय के कारोबार के लिए बाजार तलाशने में मदद मिलती है। व्यापार मेला बुधवार को आम जनता के लिए आधिकारिक तौर पर खुल गया। 14 नवंबर से शुरू हुआ मेला 27 नवंबर तक चलेगा। बढ़ेंगे आगे, खबर मध्य प्रदेश से है, जहां जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे चोर भाई बहन समेत 5 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है जो शहर में घूम घूम कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। भाई चोरी करता था जबकि बहन चोरी का सामान ज्वेलरी की दुकान पर सस्ते दामों में बेच देती थी। जांच में सीसीटीवी और मुखबिरों की मदद से पुलिस को सुराग मिला। आरोपियों से टीवी, फ्रिज, जेवर और चोरी में उपयोग की गई बाइक बरामद की गई है। तो सीसीटीवी सुराग से चोर गिरोह यहां पर बेनकाब हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक, टीवी, फ्रिज बरामद इनके पास से किया है और ऐसे में आगे की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। क्षेत्र में विगत 4-5 महीनों में हुई चोरी घटनाओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार पताराशी के प्रयास किए जा रहे थे। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि पीयूष और चिंटू निवासी गढ़ा जो उसके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे राउंड अप किया गया। विरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा अंबेडकर कॉलोनी और शांति नगर में लगभग 5-6 महीने में की गई 2 चोरियों का और थाना तिलवारा में की गई एक चोरी को स्वीकार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि ये जो भी गहने चोरी करता था घरों से, वो अपनी बहन पूजा को दे देता था, जो कि शिवांशु साहू नाम के ज्वेलर्स को तथा उनके माता पिता संजय और मनीषा को ले जाकर ये गहने अलग अलग समय पर बेच देती। बढ़ेंगे आगे, चंबल के कुख्यात दस्यु सरगना मंगली केवट को गुरुवार को कानपुर देहात जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने लगभग 19 साल 7 महीने की सजा काटी। मंगली केवट को 90 के दशक में चंबल का शेर कहा जाता था। रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में उनके परिजन और समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे, जिन्होंने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। ये समय भीड़ों में दहशत के पर्याय रहे। मंगली के शांत चेहरे को देखकर भीड़ में मौजूद लोग उत्सुक भी इस दौरान नजर आए। मंगली केवट ने कहा कि अब वे शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं और समाज से जुड़कर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति में कदम रखने की इच्छा भी जाहिर की। कानपुर देहात की माती जिला कारागार में जो है वो सजा काट रहे थे, वहां से रिहा होने के बाद मंगली ने बागी बनने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की कथित प्रताड़ना और गलत कार्यशैली ने उन्हें बागी बनने पर मजबूर किया था। साथ ही मंगली केवट ने कहा कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार और समाज के बीच सम्मानजनक जीवन जीना है। परिश्रम इसमें इतना कठिन रहा है कि कोई इनका ऐसा समाज में भय नहीं रहा है और जो गवाह हुए, जो अभियोजन पक्ष माननीय न्यायालय में जो है प्रस्तुत हुए हैं, उन्होंने पूरा समर्थन और सहयोग किया मंगली भाई का, और उन्हीं के बदौलत आज ये जो है जिला कारागार माती कानपुर देहात से बाहर आ रहे हैं और अपने परिवार में जा करके अपना सामाजिक जीवन हंसी खुशी बिताना चाहिए। मैंने दिशा बदल रही थी, आदमी बनने हैं तो बदमाशी में का रखो है। मंगली जी, आप जब बागी हुए तो ऐसी क्या समस्या हुई परिवार के साथ या आपके साथ में जो आपको बागी होना पड़ा? नहीं, परिवार के साथ कुछ नहीं बहु है, वो पुलिस बना दे ठेका का मछली चलते मेरे साले के, तो बाबा जी से उतारा तूरी में बदमाश उतर रहे हैं, तो पुलिस ने समझी जेब तो नहीं, कोई मुखबरी कर रहे हैं, बदमाशन खाना पीना दे रहे हैं। अच्छा, चंबल में आप रहे हैं, किनके साथ में आपका संपर्क रहा, कौन कौन से गिरोह आपके साथ? वो निर्भय गुजर और मंगली केवट साथ में रहे, अगल अगल गैंग रहते, मंगली केवट बगल तो निर्भय गुजर के। लखनऊ में 21 से 30 नवंबर तक 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जहां प्रदेश के 160 से अधिक उद्यमी और शिल्पकार अपने हस्तकरघा और स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में उद्यमियों को दोनों
माफ कीजिएगा, दोना मेकिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, हनी बॉक्स सहित कई आधुनिक उपकरण वितरित किए जाएंगे। साथ ही उत्कृष्ट ग्रामोद्योग इकाइयों को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। बढ़ेंगे आगे। मथुरा के जैन थाना क्षेत्र में गुरुवार रात सनसनीखेज वारदात हुई, जहां महिला के सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला के पति ने ही उन्हें बेला फुसलाकर घर से बाहर ले जाकर सिर में गोली मारी है और मौके से फरार हो गया। 5 साल पहले दोनों ने शादी की थी, लेकिन विवाद के बाद महिला मायके आ गई थी और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसकी शादी भाग के शादी की थी इन्होंने और करीबन 5 साल हो गए और उसके बाद में डाइवोर्स भी दाखिल करा दिया हमने और उसकी 13 जनवरी सुनवाई दी है। बस यही कहानी है था। और सूरज है क्या है, शाम के टाइम में घर से बुला के ले गया, बोले चला आते हैं, ला के कहीं भी गोली मार दी है सिर में और वो सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। थाना जैत के धौरौरा के जंगलों में एक महिला खुशी अग्रवाल, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, जिनको सिर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जांच के दौरान ये जानकारी आई कि इनके जो खुशी के पिता हैं विपिन, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व सूरज नाम के व्यक्ति से हुई थी। सूरज के द्वारा ही इनको गोली मार दी गई है, जिनका दवा इलाज इनका चल रहा है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।